तो जैसा अभी होता है ना कि अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो पेरेंट्स तो बच्चों की पिटाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्जी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो चेक कौन हो रहा था? मैकेनिकल टीचर की चेकिंग हो रही थी कि भाई ये ठीक से पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। हो सकता है कि देयर माइट नॉट बी एनी ह्यूमन टीचर, है ना, वर्चुअली पढ़ाई होगी। देखो इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखो तो आप किस मोड से पढ़ रहे हो, यू ऑल अंडरस्टैंड राइट, कि भाई तुमको सुनने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू फील म्यूजिक, यू हैव टू यूज योर बॉडी राइट। इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतना ज़्यादा उनको फेम मिला कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पर रखवा दिया गया। तो अगर उनकी आइडेंटिटी को लेकर चलो तो वो एक इंडियन थे, उन्होंने अपना ये सेक्युलर बिलीफ भी प्रमोट किया। Hello my amazing students, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator and I hope that you all are doing fine. So class 9th आज की इस क्विक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी बी हाइव बुक के प्रोज सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप अपने मिड टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बिकॉज आई एम श्योर कि जैसे ही आपके मिड टर्म्स ओवर हो जाएंगे आप लोग मुझे कमेंट्स में आकर बताने वाले हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। सो आई एम सुपर डुपर रेडी फॉर दैट एक्साइटमेंट, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और इन केस आपको वन शॉट एक्सप्लेनेशन भी देखना है जिसमें हमने लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर कवर किया है अलॉन्ग विद थीम्स एंड समरी, तो उसके लिए फिर आपको चैनल विजिट करना पड़ेगा एंड चैप्टर वहाँ से आपको मिल जाएंगे जितने भी आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तो बेटा लाइन बाय लाइन जाना ही ज़रूरी है, लेकिन वो क्वेश्चंस जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप फॉर्मेट में किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है, तो उसके लिए इफ़ यू वांट सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स तो ये वीडियो काम आने वाला है। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर द फन दे हैड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। नाउ टॉमी नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए आपको द फन दे हैड राइट। कौन है इस चैप्टर के ऑथर, फटाफट से मुझे कमेंट्स में भी बता दो, रिवीजन आपका भी हो जाएगा। एंड बोला है क्वेश्चन में कि टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है पुराने टाइम के टीचर्स को। अब ये ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स हमारे ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स नहीं है, ये टॉमी एंड मार्जी के ज़माने के ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स है, क्योंकि वो जिस ज़माने में पढ़ते थे वो मैकेनिकल टीचर्स का ज़माना था जहाँ पर रोबोट्स पढ़ाया करते थे, ऐसे ह्यूमन टीचर्स उनको नहीं पढ़ाते थे। सो इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। इन ओल्डर टाइम्स या अर्लियर टाइम्स आप लिख सकते हो द टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स। किसके अर्लियर टाइम की बात हो रही है? मार्जी एंड टॉमी के। उनके पुराने ज़माने में टीचर्स जो थे दे वर ह्यूमन टीचर्स, दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स या दे वर नॉट रोबोट्स। दे टॉट द चिल्ड्रन इन अ स्पेशल बिल्डिंग। वो कैसे पढ़ाते थे? वो एक स्पेशल बिल्डिंग जिसे कि स्कूल कहा जाता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे जहाँ पर सभी बच्चे साथ में पढ़ने आते थे। दे आस्क्ड क्वेश्चंस एंड गेव देम होमवर्क। और वो बच्चे अपने टीचर से क्वेश्चंस भी पूछते थे और उनको बदले में होमवर्क भी मिला करता था। तो इस तरह से टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल और टीचर्स को डिस्क्राइब किया है। तो इतना आप लिख देंगे तो ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन जाता है। अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, Why did मार्जी फाइंड द बुक स्ट्रेंज। अब मार्जी को वो बुक अजीब क्यों लगी? स्ट्रेंज यहाँ पर क्लियर सा समझा रहा है कि भाई मार्जी के लिए वो बुक वियर्ड क्यों थी। आई एम श्योर आप सभी को अभी तक इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि हमें क्या लिखना है। देखो मार्जी के लिए वो सरप्राइजिंग था, वाई? बिकॉज वहाँ उस बुक में सारे के सारे वर्ड्स दे वर मोशनलेस, दे वर स्टिल, दे वर स्टेशनरी, है ना, वो मूवमेंट में नहीं थे जैसा कि वो अपने टेलीबुक्स में देखा करते थे राइट। तो यहाँ पर आप वही चीज़ें लिखोगे, द बुक हैड येलो एंड क्रिंकली पेजेस। जो बुक सामने मार्जी के रखी हुई थी उस बुक के येलो पेजेस थे, क्रिंकली यानी कि बहुत ही रिंकल्ड पेजेस थे, एंड द वर्ड्स वर स्टैंडिंग स्टिल। स्टैंडिंग स्टिल मतलब आप ऐसा समझ लो एकदम स्टेशनरी, कोई मूवमेंट ही नहीं थी, अनलाइक मूविंग ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि उन लोगों को तो टेलीबुक्स में पढ़ने की आदत थी, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर पढ़ने की आदत थी। When they turned back to the pages read before, there were the same words on it। और जैसा उन लोगों को टेलीबुक्स में जब आदत थी तो वो लोग क्या करते थे कि मान लो आप कुछ भी यहाँ पर पढ़ रहे हो और आपने इसको साइड किया तो वो इरेज होकर शीट पर एक नया कंटेंट आता था। लेकिन जब मार्जी ऐसा कर रही थी कि पीछे के पेजेस को वो रीड करने की कोशिश कर रही थी तो वो वर्ड्स एज इट इज उस जगह पर थे राइट। व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले उसने पढ़े थे।
ऑल दीज थिंग्स वर स्ट्रेंज फॉर मार्जी। तो ये सारी चीज़ें मार्जी के लिए बड़ी स्ट्रेंज थी, बिकॉज उसको तो आदत थी टेले बुक्स से पढ़ने की, मैकेनिकल टीचर की, और जब उसने बुक्स देखी तो उसमें सबसे पहले तो वो स्टेशनरी वर्ड्स जो थे, जो स्टिल वर्ड्स थे, दे वर नॉट मूविंग, इसने मार्जी को बहुत सरप्राइज किया। और दूसरा कि जैसे ही शी वॉज ट्राइंग टू कम बैक टू द ओरिजिनल पेज, द पेज जो वो पहले पढ़ रही थी, वो वापस से क्या देखती है कि भाई उसमें तो वर्ड्स एज इट इज़ है, वो तो गायब भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टेलीबुक में हो जाते हैं। तो शी वॉज अ बिट सरप्राइज, राइट। अगला क्वेश्चन, वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया था? नाउ दिस इज नॉट कंट्री इंस्पेक्टर, दिस इज काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर कौन था? काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली हु ऑपरेट्स द मशीन्स, राइट, इस पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से। अब मैकेनिकल टीचर्स को जो प्रॉपर चेक करता था, इन केस उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उन्हें ठीक करता था, ये काम था काउंटी इंस्पेक्टर का। अब मार्जी की मदर ने क्यों बुलवाया था काउंटी इंस्पेक्टर को? क्या इशू आ गया था यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। सो मार्जी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडीज़। मार्जी के पढ़ाई में थोड़े मार्क्स मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, मार्क्स कम आ रहे थे। परहैप्स समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर। तो जैसा अभी होता है ना कि अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो पेरेंट्स तो बच्चों की पिटाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्जी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो चेक कौन हो रहा था? मैकेनिकल टीचर की चेकिंग हो रही थी कि भाई ये ठीक से पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, राइट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ एंड मार्जी के मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। अब उनकी मदर को लगा कि डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है इस मैकेनिकल टीचर में। सो मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया ताकि वो मैकेनिकल टीचर को एक बार एग्जामिन कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, चेक कर सके। आगे बढ़ते हैं। How was Margie's school different from the schools that existed hundreds of years ago? बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछ लेते हैं कि कैसे मार्जी का स्कूल जो था वो डिफरेंट था उन स्कूल से जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट किया करते थे। अब आपको बार बार याद रखना है कि हमसे हंड्रेड्स ईयर्स अगो वाली बात नहीं हो रही है, मार्जी के कंपैरिजन में बात हो रही है। मार्जी जिस टाइम पर पढ़ती थी उसका स्कूल जो था उसके बेडरूम के ही साइड में था, है ना। ऐसा नहीं था कि उसको अलग से किसी बिल्डिंग में, स्पेशल बिल्डिंग में जाना होता था। सो वो ऐसे टाइम में पढ़ रही थी। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इस चैप्टर में लिया गया है बाय इज़ैक एसिमोव, राइट। अभी तक अगर आप लोगों ने ऑथर का नाम नहीं लिखा था तो अब वेरीफाई हो गया है। सो उन्होंने यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन हमें दी है इस चैप्टर के थ्रू, बहुत ही उन्होंने आगे का सोचा है एंड वो ऐसा देख भी रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि देयर माइट नॉट बी एनी ह्यूमन टीचर, है ना, वर्चुअली पढ़ाई होगी। देखो इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखो तो आप किस मोड से पढ़ रहे हो, यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट। सो ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया, तो वही डिफरेंस हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है। सो मार्जी वेंट टू स्कूल एट होम यूजिंग अ मैकेनिकल टीचर। हम सिंपली लिखेंगे मार्जी जो है वो स्कूल जाती थी लेकिन एक मैकेनिकल टीचर की मदद से पढ़ती थी। शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। एंड द टीचर गेव हर असाइनमेंट्स थ्रू मशीन, और उसको असाइनमेंट्स भी मिलते थे तो मशीन मोड से मिलते थे। इन द पास्ट, लेकिन पास्ट ईयर्स में पहले क्या होता था, स्कूल्स दे वर बिल्डिंग्स विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जिसमें बहुत सारे बच्चे होते थे। ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे हु असाइंड होमवर्क, जो होमवर्क देते थे बच्चों को और क्वेश्चंस पूछते थे एंड आस्क्ड क्वेश्चंस। एवरीवन लर्न द सेम थिंग्स। 6th क्लास का बच्चा है वो 6th क्लास के लेवल का पढ़ेगा, 9th क्लास का बच्चा है वो 9th क्लास के लेवल का पढ़ेगा, सब का लेवल सेम होता था। एवरीवन लर्न द सेम थिंग्स फ्रॉम पेपर बुक्स, और उनके टेलीबुक्स नहीं होते थे, पेपर बुक्स होते थे। It's clear that Margie's school was very different from the schools of the past. और ये छोटे छोटे एलिमेंट्स क्लियरली बता देते हैं कि मार्जी का स्कूल was totally different from the schools in the past, right? अब ये तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, आपको यहाँ से टेलीबुक्स की डेफिनेशन भी याद रखनी है। सो कमेंट्स में फटाफट से ज़रा एक बार अच्छी सी डेफिनेशन मुझे लिख के बता दो कि व्हाट आर टेलीबुक्स। यू नेवर नो, आपसे कोई किसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इस चैप्टर में एक बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट टर्म ये यूज़ हुआ है जस्ट टू शो दोज फ्यूचर स्कूल्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम, इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अब हम आगे बढ़ते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक।
क्या है, देखो क्या क्वेश्चन है। साउंड ऑफ म्यूजिक में आपके पास दो स्टोरीज थी, एक थी एवेलिन ग्लीनी की, दूसरी हमने पढ़ी थी बिस्मिल्लाह खान की, राइट और दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। सो हु हेल्प्ड एवेलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक एंड व्हाट डिड ही डू एंड हाउ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एवेलिन की मदद एग्जैक्टली किसने की थी। एग्जाम आई मीन नॉट एग्जाम, मुझे बार बार आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड ही यहाँ पर अभी दिमाग में घूम रहा है। सो एवेलिन की मदद किसने की थी उसके म्यूजिक करियर में, राइट ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में ये नाम याद हो जाना चाहिए, हु वॉज द पर्सन हु, हाउ डिड ही हेल्प हर, ये आपको इसमें प्रेजेंट करना, उसने क्या किया था, कैसे मदद की थी। सो व्हेन एवेलिन वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन, जब एवेलिन म्यूजिशियन बनना चाहती थी, एवरीवन डिस्करेज्ड हर, ठीक है, हर किसी ने उसके इस टैलेंट को डिसअप्रूव कर दिया कि शी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज अगर इसको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है दैट एटलीस्ट लिसनिंग एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी तो होनी चाहिए थी, बट शी कैन नॉट हियर, तो फिर म्यूजिशियन कैसे बन जाएगी। लेकिन एक इंसान था, इट वॉज अ परक्यूशनिस्ट नेम्ड रॉन फोर्ब्स, सो यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम। रॉन फोर्ब्स वॉज द पर्सन, परक्यूशनिस्ट थे वो भी, राइट उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने एनकरेज किया एंड एनकरेज टू फील द म्यूजिक विद हर बॉडी। उन्होंने क्या एनकरेज किया, क्या सजेशन दिया कि भाई तुमको सुनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू फील म्यूजिक, यू हैव टू यूज योर बॉडी, राइट। तो अपनी बॉडी को यूज करो इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू इट, सिर्फ सुनना नहीं है, यू हैव टू फील द वाइब्रेशंस, राइट। साउंड ही तो है, वाइब्रेशन से ही तो मिलके बनी है, तो उस वाइब्रेशन को फील करो एंड यूल बी एबल टू फॉलो योर पैशन एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, राइट। तो इस तरह से उन्होंने एनकरेज किया, ही फाउंड द पोटेंशियल, ही सॉ द पोटेंशियल ऑफ एवेलिन ग्लीनी, राइट। इस तरह से यू कैन राइट योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड एवेलिन सक्सीडेड इन परसुइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अब आपको एवेलिन की सक्सेस स्टोरी लिखनी है, कैसे अपने म्यूजिक में इंटरेस्ट को उन्होंने परसू किया, फॉलो किया, वो सब यहाँ पर हम बताएंगे। सो एवेलिन डिडंट गिव अप ऑन हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। जब एवेलिन को पता चला कि हियरिंग एबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है उनको, तो यहाँ से ऐसा नहीं था कि शी गेव अप ऑन हर ड्रीम्स, उन्होंने हार मान ली, डिस्करेज हो गई। थोड़ा सा बुरा उन्हें ज़रूर लगा था, राइट, थोड़ा सा इनिशियल उनको शॉक ज़रूर लगा था, बट टोटली उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। रॉन फोर्ब्स सॉ हर टैलेंट एंड पोटेंशियल, रॉन फोर्ब्स ने इमीडिएट हेल्प किया, पोटेंशियल देखा, उनका टैलेंट देखा और उनकी मदद की। ही टोल्ड हर टू फील द म्यूजिक विद हर होल बॉडी, नॉट जस्ट हियर इट। और उन्होंने क्या बोला कि म्यूजिक को फील करना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ वाइब्रेशंस, यू हैव टू फील इट, और उसकी मदद से यू विल बी एबल टू play your instruments, right? She learned to understand different sounds by feeling them on her body. और उसने अपनी ये वाली प्रैक्टिस शुरू कर दी and she tried understanding music. उसने समझना शुरू कर दिया म्यूजिक को and she didn't just listen to it but she could feel it. So she could feel the high drum from her waist up. तो अपने वेस्ट से ऊपर वो हाई ड्रम को फील करती थी एंड द लो ड्रम फ्रॉम हर वेस्ट डाउन, और वेस्ट डाउन से वो लो ड्रम को फील करती थी। एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग शी कुड फील म्यूजिक एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही हुआ एवेलिन ग्लीनी के साथ, प्रैक्टिस के बाद शी कुड फील म्यूजिक ऑल ओवर हर बॉडी, अपनी पूरी बॉडी में शी वॉज एबल टू फील म्यूजिक एंड दिस हेल्प्ड एवेलिन सक्सीड इन हर म्यूजिक करियर। और इसी ने एवेलिन को हेल्प किया उनके म्यूजिक करियर में सक्सीड होने में, राइट। सो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ वॉज बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक इंटरनेशनली कैसे जाना जाने लगा, कैसे एक बहुत ही आप लोग कैसी, अगर बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो शहनाई बहुत ही स्पेशस ओकेजन में प्ले किया जाता है, और वो भी इंडियन क्लासिकल लेवल पर, ठीक है। इंडियन आप देखोगे कि मैरिजेस में या आप बहुत बड़े बड़े जो वर्शिप्स होती है, पूजा होती है, प्रेयर्स वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हो तो वहीं पर शहनाई प्ले होती थी। लेकिन बिस्मिल्लाह खान वाज द पर्सन हु टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ
देखो आंसर कैसे हम इसको करेंगे अब। बिस्मिल्लाह खान वॉज नॉट ओनली अ रिनाउंड म्यूजिशियन इन इंडिया, बिस्मिल्लाह खान जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक जाने पैमाने म्यूजिशियन ही नहीं थे, बट ऑल्सो इंटरनेशनली, सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं थे, वो इंटरनेशनली फेमस हो गए थे। ही प्रमोटेड शहनाई टू इंटरनेशनल लेवल्स, उन्होंने शहनाई को सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रखा, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल्स तक उसको लेकर गए। वो इंटरनेशनल लेवल्स मतलब उन्होंने इंडिया से बाहर इसको प्रमोट करना शुरू किया। और कैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन। तो ये छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में पार्टिसिपेट किया, फिर कांस आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, ओसाका ट्रेड फेयर, क्योंकि यहाँ रह रहकर अभी के टाइम का जैसे सोशल मीडिया वाला ज़माना पहले नहीं था कि अब यहाँ बैठे इतने ज़्यादा फेम को पा सकते हो, ऐसा नहीं है, राइट। वो बाहर अपने इवेंट्स करने लगे। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूएसए, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहले इंडियन वो बने जिनको इनवाइट किया गया कहाँ परफॉर्म करने के लिए? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही जाना माना, बहुत ही रिनाउंड, फेमस एंड रिस्पेक्टेड प्लेस विच इज लिंकन सेंट्रल हॉल, यहाँ उन्हें बुलाया गया। He became internationally so well known that an auditorium in Tehran was named after him. वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतना ज़्यादा उनको फेम मिला कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पर रखवा दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम, राइट। तो ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स हमें बताते हैं कि कैसे बिस्मिल्लाह खान वॉज a grand figure, he was a legendary figure not just nationally but internationally, ठीक है। दुनिया से बाहर भी लोग उन्हें, इंडिया के बाहर भी लोग उन्हें जानते थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट कई बार हम लोग देखते हैं हमारे एग्जाम्स में ये हमें दिख जाता है। सो शहनाई जो है वो पुंगी से डिफरेंट कैसे है? देखो पुंगी की जो आवाज़ थी ना बहुत ही श्रिल थी, बहुत ही श्रिल, अनप्लेजेंट साउंड थी, तीखी सी, हाई पिच। लेकिन शहनाई की कंपैरेटिवली बहुत ही प्यारी एक म्यूजिक जिसे कहते हैं वो शहनाई के धुन से ही लगता था। सो अ शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन अ पुंगी। शहनाई जो थी वो पुंगी के मुकाबले उसका जो लेंथ था, उसकी जो पाइप का लेंथ था वो नेचुरली हॉलो, ठीक है, खाली था अंदर से, एंड कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड ब्रॉडर था पुंगी के मुकाबले। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। शहनाई की बॉडी में देयर वर अराउंड 7 होल्स, ठीक है। एंड इट हैड, आप लिख सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, इट हैड अ प्लेजेंट साउंड दैन पुंगी। अब अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है एंड वी नीड टू ऐड सम वर्ड्स, तो आप यहाँ पर शहनाई कैसे बनी, शहनाई कहाँ बनाई गई, किसने इसको डेवलप किया, कैसे इम्प्रोवाइज किया, तो आप वो सब भी लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से पता है। इतना इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यू नेवर नो आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिल जाए, राइट। तो आप शाज नवाब्स के यहाँ पर एक बार्बर ने उसको इम्प्रोवाइज किया, राइट, तो उससे बनकर आया शहनाई। तो इसको आपको थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, राइट। तो कमेंट्स में आप लोग ये भी मुझे लिखकर बताएंगे जल्दी से कि शहनाई कैसे इंट्रोडक्शन में आया, राइट, पुंगी को कैसे इम्प्रोवाइज किया गया कि वो शहनाई बन गई, जस्ट टू इलैबोरेट दिस आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ एग्जेम्पलीफाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ हमें क्या सिखाती है, वो कैसे एक एग्जाम्पल बनकर हमारे लाइफ का पार्ट बनते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं। तो काफ़ी कुछ हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में सीख सकते हैं। वो हमें बहुत सारे छोटे छोटे मैसेजेस देते हैं अपनी लाइफ के थ्रू, तो वो हम लोग फटाफट से लिखेंगे। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको कई अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ एग्जेम्पलीफाइज आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। सबसे पहले तो वो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस हमें दिखाते हैं कि जैसे बार बार बोला जाता है कि कोई भी आर्ट छोटा या बड़ा नहीं है। अब शहनाई प्लेयर देखो, इतना बड़ा नाम उनका था एक ज़माने में और अभी भी लोग उनको जानते हैं, राइट। सो आज भी आप उनके बारे में पढ़ रहे हो तो इट शोज कि सच अ लेजेंडरी फिगर ही वाज। ओके, सो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के बारे में हमें बताते हैं। रेयर ह्यूमैनिटी,
और आप इनका ऐसा नेचर देखोगे जो बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी जस्टिफाइड आपको लगेगा। हिज लाइफ प्रूव्स दैट, उनकी लाइफ ये प्रूव करती है कि सक्सेस पाने का देयर इज नो शॉर्टकट, मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। वन हैज़ टू वर्क हार्ड टू अचीव एक्सपर्टीज इन एनी फील्ड। अब ऐसा नहीं था पैदा होते ही बिकेम अ लेजेंडरी शहनाई प्लेयर, ऐसा नहीं था। प्रैक्टिस लगी, उन्होंने खूब प्रैक्टिस किया एंड रीच द पिनकल ऑफ सक्सेस, द पीक ऑफ सक्सेस, और तब जाकर वो अपनी सक्सेस की हाइट्स तक पहुंचे। It was उस्ताद बिस्मिल्लाह खान who took शहनाई to every common man and brought it on the classical stage। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शहनाई को हर एक कॉमन मैन तक पहुंचाया, राइट। पहले अदरवाइज शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत, राइट। कोर्ट्स में जो किंग्स के कोर्ट्स होते थे वहाँ पर स्पेशल ओकेजन में शहनाई को प्ले किया जाता था, लेकिन इन्हीं की वजह से शहनाई को लोग वर्ल्ड वाइड जानने लगे, क्लासिकल स्टेज तक वो लेकर आए। He was conferred upon with a galaxy of most prestigious awards for his globally acclaimed prowess in playing the flute, right? इस पर्टिकुलर शहनाई को, फ्लूट हम नहीं बोलेंगे, हम इसे शहनाई ही रखते हैं, राइट। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप देखोगे तो आपको फ्लूट बोल देंगे, बट फ्लूट वी नो इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। शहनाई ही आपको अपने आंसर्स में यूज करना है एंड नॉट फ्लूट। अब यहाँ पर उन पर एक तरह से जैसे ही उनका नाम हुआ, पूरी तरह से उन पर बरसात हो गई खूब सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स की, क्योंकि अब उनको पूरी दुनिया जानने लगी थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, पहले इंडियन थे जिनको परफॉर्म करने बुलाया गया लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए, राइट। बट ही वॉज हम्बल एंड ह्यूमेन। ऐसा नहीं था कि यहाँ से उनके अंदर किसी भी तरह का वो प्राइड आ गया था, और बहुत ही हम्बल कैरेक्टर, बहुत ही ह्यूमेन अपनी आखिरी दम तक, टिल हिज लास्ट ब्रेथ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बहुत ही सेक्युलर प्रेजेंटेशन थी उनकी, राइट, ये भी हमें दिखता है। ही वॉज अ डिवाउट मुस्लिम, बहुत ही रिलीजियस मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था। आप लोग इंस्टेंसेस अगर आप लोगों ने लाइन बाय लाइन चैप्टर में देखा होगा तो वो किस तरह से टेम्पल्स में जाकर गंगा के किनारे बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने इतने अलग अलग राग डेवलप किए, राइट। सो अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कुड वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कि इस तरह का बिलीफ कि भाई बीइंग अ मुस्लिम आई कैन नॉट एंटर अ टेम्पल, ऐसा कुछ नहीं था। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास बैठकर इतने डिवाउट मुस्लिम, रिलीजियस मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने नए नए राग्स वहाँ डेवलप किए, प्रैक्टिस अपनी वहीं पर वो करते थे। फॉर हिम, उनके लिए रिलीजन एंड कंट्री आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दोनों अलग चीज़ें थी, क्लैश नहीं होने देते थे वो बिल्कुल भी। ही वॉज अ डिवाउट मुस्लिम हु वॉज इंडियन बाय स्पिरिट। तो अगर उनकी आइडेंटिटी को लेकर चलो तो वो एक इंडियन थे, उन्होंने अपना ये सेक्युलर बिलीफ भी प्रमोट किया, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं द लिटिल गर्ल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला देखो क्या है, व्हाई वाज कीजिया स्कैर्ड ऑफ हर फादर एंड हाउ डिड शी गेट ओवर हर फियर। कीजिया अपने फादर से क्यों डरती थी और कैसे उसका डर खत्म हुआ। तो कीजिया के फादर का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है रोल इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। अब कीजिया क्यों डरती थी, बिकॉज हिज फादर वॉज वेरी ह्यूज एंड स्ट्रिक्ट। अब कीजिया एक छोटी सी बच्ची, फादर का साइज भी इतना बड़ा, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, राइट, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो वही आपको लिखना है, आपको बिग नहीं लिखना है, यू कैन राइट ह्यूज, ओके। हिज फिजिक वॉज ह्यूज, और उन्होंने उसको पनिश भी किया था। जब उसने क्या किया था, कीजिया ने अननोइंगली, गलती से उसने उनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को क्या किया था, पिन कुशन के अंदर एज स्टफिंग फिल कर दिया था। सो ही पनिश्ड हर व्हेन शी टोर हिज इंपॉर्टेंट स्पीच अननोइंगली। अननोइंगली लिखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिना, उसने जानबूझ के थोड़ी किया था। सो वन डे व्हेन हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर वर इन द हॉस्पिटल। अब कैसे उसका ये डर खत्म हुआ, जब उसकी मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और ग्रैंड मदर उसके साथ गई थी, उनकी मदर के साथ। कीजिया वॉज अलोन विद हर फादर, कीजिया अपने फादर के साथ अकेली थी। एंड शी हैड अ बैड ड्रीम एंड स्क्रीम्ड, और उसने एक बहुत ही बुरा सा सपना देखा था और वो काफ़ी चिल्लाई। हर फादर पिक्ड हर अप एंड हेल्ड हर अंटिल शी वॉज काम, और उसके फादर ने उसको अच्छे से हग किया, उसको काम फील करवाया। दिस टाइम टुगेदर हेल्प्ड कीजिया स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ हर फादर। और वो यही मोमेंट था जब कीजिया ने डरना बंद किया और वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड फील उसने किया। क्लियर, ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट मेड कीजियाज फादर पनिश हर, कि भाई कीजिया के फादर ने उसको पनिश क्यों किया।
वॉज ही राइट टू डू सो, और क्या ये अच्छी बात थी कीजिया को ऐसे पनिश करना? तो आपने ऑलरेडी, मैंने ऊपर वाला जब आंसर आपको बताया तो उसी में हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था कि क्यों पनिश किया गया था, बिकॉज शी टोर सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स अननोइंगली, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया था, बाय मिस्टेक हो गया था। तो क्या इस तरह का स्टर्न बिहेवियर एक बच्ची की तरफ अच्छा है क्या? थोड़ा सा पेरेंट्स को यहाँ पर सोचना चाहिए। तो हम इसी पर्सपेक्टिव से अपने इस आंसर को प्रेजेंट करेंगे। कीजियाज फादर पनिश्ड हर बिकॉज शी टोर हिज इम्पॉर्टेंट स्पीच, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्पीच उसने पूरी तरह से फाड़ दिया था। टू स्टफ हिज गिफ्ट, जो प्रेजेंट वो देने वाली थी अपने फादर को, पिन कुशंस देने वाली थी, वो बेसिकली उसने बनाने के लिए ये स्टफ करने के लिए उसको ये पेजेस फाड़े थे। वाइल इट वॉज अंडरस्टैंडेबल दैट ही वॉज अपसेट अबाउट हिज स्पीच, ये बात हम भी समझते हैं कि वो डेफिनेटली अपसेट हुए कि भाई उनकी स्पीच डैमेज हो गई। पनिशिंग अ यंग चाइल्ड सो हार्शली फॉर अ मिस्टेक, लेकिन एक छोटे से बच्चे को इतनी बुरी तरह से डांटना, पनिश करना माइट नॉट हैव बिन द बेस्ट अप्रोच, ये एक अच्छा अप्रोच नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द चाइल्ड्स एज, बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की एज को कंसिडर किया जाए, एंड द सेवरिटी, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, जो उसने गलती की है वो कितना सीरियस है, मतलब चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं, राइट, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कभी भी अगर we are punishing someone. So when deciding on a punishment, हमें बच्चे की age and severity of the offense दोनों को देखना ज़रूरी है। So you will answer it in this manner. Severity का मतलब होता है बेटा seriousness, ठीक है, तो अगर आपको ये वर्ड नहीं लिखना तो आप seriousness भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, Kezia looked through a hole in the fence into Mr. McDonald's garden. Okay, ये apostrophe s आप प्लीज कर दोगे इसको, ठीक है। सो कीजिया जो है वो अपने पड़ोसी मिस्टर मैकडोनल्ड के गार्डन में एक होल से देख रही थी। व्हाट डिड शी सी देयर, वहाँ उसने क्या देखा? सो मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो उनके नेबर थे, राइट, और उनके कितने बच्चे थे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। वो अपने सभी बच्चों के साथ वहाँ पर बड़े फन मोमेंट्स शेयर कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग, दे वर प्लेइंग, राइट, और ये हैप्पी सा पूरा एनवायरनमेंट देखकर कीजिया वाज रियली हैप्पी एंड शी स्टार्टेड कंपेयरिंग हर फादर, वो अपने फादर को ही कंपेयर करने लगी कि देखो ऐसे होते हैं पापा, मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, राइट। सो कीजिया सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन इन हिज गार्डन, कीजिया ने क्या देखा कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे। This starkly contrasted with her own experience with her father, और ये सीन जो है ना बहुत ही शार्प ऑपोजिट सिनेरियो दिखा देता है उसको अपने फादर के साथ, जो भी सीन हुआ उसका, है ना, जैसे मार पड़ी, डांट पड़ी। सो हु वॉज ऑफन स्टर्न एंड डिस्टेंट, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे अपनी बेटी से, तो वहाँ पर कीजिया के दिमाग में कंपैरिजन ड्रॉ होने लगा मिस्टर मैकडोनल्ड और उसके खुद के फादर के बीच में। मिस्टर मैकडोनल्ड्स प्लेफुल एंड अफेक्शनेट इंटरैक्शंस, नाउ प्लेफुल का मतलब होता है एकदम फनी, हैप्पी, राइट, बहुत ही फनी इंटरैक्शन। मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ बहुत ही फन इंटरैक्शन रख रहे थे। तो ये सब देखकर कीजिया को रियलाइज हुआ कि भाई सबके फादर एक जैसे नहीं होते, नॉट ऑल फादर्स वर सेम, राइट, यहाँ से उसने ये अजम्पशन ड्रॉ किया। तो ये सीन हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। नाउ डिस्क्राइब द डिपार्चर ऑफ कीजियाज फादर फॉर हिज ऑफिस, कीजिया के फादर जब ऑफिस से घर चले जाते थे तो उस पूरे डिपार्चर को कैसे आप लोग डिस्क्राइब करोगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक और बन जाता है अराइवल ऑफ कीजियाज फादर, कि किस तरह से रूटीन था कि कीजिया के फादर कैसे, मतलब जब वापस आते थे तो क्या क्या एग्जैक्ट रूटीन था उनका। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एट टाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है। सो आप पहले डिपार्चर पर अगर हम बात करें तो डिपार्चर मतलब जब भी वो ऑफिस के लिए घर से निकल जाते थे। सो कीजियाज फादर्स डिपार्चर फॉर हिज ऑफिस वाज अ डेली रिचुअल, रोज का सेम रूटीन था उनका, दैट फिल्ड हर विद बोथ ड्रेड एंड रिलीफ। तो कीजिया डरती भी थी लेकिन साथ में उसके लिए एक रिलीफ भी आता था कि चलो पापा ऑफिस तो चले गए, राइट। शी वॉज रिलीव्ड, वो रिलीव क्यों होती थी, दैट ही वॉज लीविंग, कि अब वो जा रहे हैं, एज हिज प्रेजेंस ऑफन मेड हर फील एंक्शियस एंड स्मॉल, क्योंकि जब भी उसके फादर घर में होते थे तो वो हमेशा नर्वस रहती थी, एंक्शियस रहती थी और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, ऐसा उसे लगता था। However, she also felt a pang of loneliness, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने फादर को हेट करती थी, उसको अकेला भी फील होता था at the thought of being alone with her mother, क्योंकि उसको अपनी मदर के साथ अकेला रहना पड़ता था। As her father walked out the door, जैसे ही उसके फादर दरवाजे से बाहर निकलते थे, कीजिया would often watch him from the window, कीजिया उनको अक्सर विंडो के बाहर से देखती रहती थी, आई मीन विंडो के अंदर से उनको बाहर जाते हुए देखती रहती थी, hoping he would turn around and come back,
राइट तो थोड़ी बहुत उम्मीद होती थी उसको कि वापस आएंगे, लेकिन शी वुड बी हैप्पी, वो ज़्यादा खुश हुआ करती थी। वाई? बिकॉज अब उसको अपने फादर का वो स्ट्रिक्ट नेचर नहीं देखना पड़ेगा एंड यहाँ पर उसको अब डांट भी नहीं पड़ेगी। तो शी यूज टू रिमेन वेरी हैप्पी जब उसके फादर वहाँ से ऑफिस चले जाते थे। आगे देखते हैं, Why did the people called Einstein a world citizen? अब ये है आपका A Truly Beautiful Mind से एक important question कि आइंस्टाइन को लोग वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहते थे। ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है एंड एग्जाम में ये डेफिनेटली आ सकता है। सो आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के बारे में ज़्यादा सोचते थे, बिकॉज ऑफ हिज डीप कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी एंड हिज बिलीफ इन ग्लोबल पीस। भले ही वो साइंटिस्ट थे लेकिन वो ऐसे बेकार वाले साइंटिस्ट नहीं थे, वो ग्लोबल पीस, पूरी दुनिया की शांति के लिए काम करना चाहते थे और अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स के बीच में, इंसानियत के बीच में, इंसानों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना चाहते थे। ही एक्टिवली कैंपेन्ड अगेंस्ट वॉर, और अपनी इस पोजीशन का उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ भी किया था। वो वॉर के अगेंस्ट कैंपेन्स करते थे, राइट, एंड प्रमोट करते थे पीस को। न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी कैंपेन्स निकाले थे एंड ही अंडरस्टूड द डेवास्टेटिंग, द डैमेजिंग रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है रिजल्ट, तो वो समझते थे द डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट्स कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन्स बन गए, वॉर होने लगी तो उसके कितने भयंकर रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो ये सब कुछ समझते थे। हिज एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हिज बिलीव इन अ यूनाइटेड वर्ल्ड मेड हिम अ सिंबल ऑफ होप एंड यूनिटी। और जिस तरह से वो पीस को प्रमोट करते थे, यूनिटी को प्रमोट करते थे, एडवोकेसी मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की साइड लेते हो, तो वो इन चीज़ों को प्रमोट करते थे, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते थे, वो यूनाइटेड वर्ल्ड के आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। इसी वजह से उनको सिंबल ऑफ होप एंड यूनिटी माना जाने लगा अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरी दुनिया में ही लोग उनको पीस प्रमोटर के तौर पर जानने लगे एंड दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड वर्ल्ड सिटीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डिड आइंस्टाइन्स प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग? क्यों बोलते थे भाई आइंस्टाइन के प्लेमेट्स उनको ब्रदर बोरिंग? द ओनली रीजन वॉज दैट आइंस्टाइन की वाइब मैच नहीं हो रही थी सबसे। सो आइंस्टाइन डिड नॉट मिक्स अप विद अदर चिल्ड्रन, वो बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहे थे, उनको उनके गेम्स भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे। ही ऑफन अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस, एक ही वर्ड को वो दो बार बोलते थे और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया जाता था, टीज किया जाता था, अब नॉर्मली ह्यूज हेड के लिए भी, राइट, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड सो हिज फ्रेंड्स निकनेम्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसीलिए उनको टीज किया जाता था एज ब्रदर बोरिंग, दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द एवरीडे इंटरेस्ट्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, राइट, अदर किड्स। ऑल राइट, सो वी आर डन विद ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इफ़ यू गाइज वांट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मोमेंट्स एज वेल एंड बीहाइव बुक की पोएम्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट से कमेंट्स में पहले मुझे थम्स अप दोगे। इफ़ यू गाइज फील कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली आपके पास पोएम्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे एंड मोमेंट्स के भी। एंड आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिड टर्म में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।